नमस्कार साथियों। यूं बता तू रहेगा बेरोजगार कब तक, मैं पढ़ाता रहूँगा तुझे तब तक। मैं अंशुल यादव अपने आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद अंशुल यादव पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं यूपीएससी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो आपको बहुत ही फायदा पहुँचाएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। ए किसी काम का 60% भाग 12 दिनों में पूरा करता है, जबकि ए और बी मिलकर 80% काम 10 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। आपके ऑप्शन है 66 से 2/3 दिन, 33 से 1/3 दिन, 15 दिन, नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं कैसे होता है। ए किसी कार्य का ए किसी कार्य का 60% भाग करता है 12 दिन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक यूनिट निकालते हैं। एक यूनिट कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं 60% का मतलब होता है परसेंटेज को हटाया आपने, बट्टे में 100 आ गया बराबर 12 दिन। 12 से ये काटा 5 बार, 5 से ये काटा 20 बार। तो एक यूनिट काम कितने दिन में आ गया, 20 दिन में। ये तो आ गया ए का एक यूनिट काम, ठीक है। ए का एक यूनिट काम आ गया 20 दिन में। अब इसी प्रकार से हम ए और बी का, ए प्लस बी 80% काम, 80 का मतलब परसेंटेज को हटाया बट्टे में 100 किया बराबर 10 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से आपने 0 से 0 काट ली, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 2 से काटा 4 बार, 4 से काटा इसको 2 से काटा 5 बार, और इसे काट दिया हमने 2 से और इसे। तो ए प्लस बी निकल कर आ गया 25/2, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे आगे। ए अकेला कर रहा है किसी कार्य को 20 दिन में, और ए प्लस बी कर रहे हैं 25/2 दिन में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 100। ये दो की कहानी बाद में देखेंगे, ठीक है। ये दो हैं, उनकी कहानी बाद में देखेंगे हम। तो सबसे पहले 20, अब 20 का इसमें भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार। 25 का इसमें दिया 4 बार, लेकिन नीचे 2 हैं, तो 4 से 2 का भाग करते हैं। ये 4 बार गया। अब 4 में 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। 4 में 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब ए की अकेले की 5 है, और ए प्लस बी कितना निकल गया, 8, ठीक है। तो बी की यहाँ से कितनी निकल आई, बी बराबर आपका आ जाएगा 3। अब क्या पूछा है, बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी की वैल्यू कितनी, टोटल काम कितना है, टोटल कार्य कितना, 100। टोटल कार्य कितने यूनिट है, 100 यूनिट। करवाना किससे, बी से। बी की इफिशियंसी कितनी है, क्षमता। तो ये आ जाएगा आपका 33 से 1/3 दिन। राइट आंसर आ गया कि नहीं आ गया। बहुत आसान होते हैं सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, और कक्षा में बच्चों की संख्या 66 है, मतलब कुल बच्चों की संख्या 66 है। यदि 6 लड़कियां कक्षा छोड़ देती हैं, तब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। सेकंड प्रश्न आपका है ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। 20% अधिक है, परसेंटेज में हमेशा 100 को 20 मान करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने मान लिया 100 आपके लड़के हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 20%। तो 1 से 20 हमने मान लिया आपकी बालिका है।
ठीक है। सो अब इसे आपने सिंप्लीफाई किया तो ये कट गया 6 बार, ये कट गया 5 बार, ठीक है। 5:6। टोटल संख्या कितनी है? 6 और 5 11। 11 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है? 66। तो 11 रेशियो की वैल्यू 66, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 होगी नहीं 1 रेशियो की वैल्यू। अब ये देखिए आप, कितने बच्चे? 30 तो हो गए आपके, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स। 30 हो गए आपके बॉयज़, और आपकी कितनी गर्ल्स हो गई? 36 गर्ल्स हो गई। लेकिन आपने 6 लड़कियां यहाँ से माइनस कर दी, तो 30:30। तो रेशियो कितना हो जाएगा फिर बाद में? फाइनल रेशियो 30 से आपका 30 कटेगा, 1:1 हो जाएगा आंसर। तो सवाल कठिन नहीं होते, लेकिन उनका तरीका होना चाहिए बस। अब इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। दो नालियाँ ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे तथा 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकती हैं। यदि उन्हें हर घंटे बाद बारी बारी से बंद खोला जाए तथा नली ए को पहले खोला जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। एक क्रमशः ए कितने में भर रहा है? 6 में। बी कितने में भर रहा है? 4 में। एलसीएम लिया 12, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, ठीक है। अब बारी बारी से, तो पहले घंटे हमने ए को पहले खोला है तो पहले ए आएगा, 2 भर के चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आएगा बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो वो 3 भर के चला जाएगा। लेकिन 2 घंटे में फाइनल काम आपका कितना हुआ? 2 घंटे में जो आपका फाइनल काम हुआ वो हुआ 5, ठीक है। लेकिन आपको कितना करवाना है? 12। तो आपने पहले इसमें क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने। कितना काम हो गया? 10। कितने दिन लग गए? 4 दिन। लेकिन आपको तो 12 काम करवाना है। 2 दिन, जब ये 2 दिन करवा लिया, उसके बाद आप किसका नंबर है? ए का। तो ए कितना भरता है? 2। तो अगले दिन आएगा 5वें दिन, कौन आएगा? ए। ये कितना भरेगा? 2। टोटल कितनी भर जाएगी टंकी? 12 भर जाएगी। तो कितने टोटल कुल कितने घंटे लगे? 5 घंटे। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 10 अंक की संख्या 54, 32, 22, 17, 49 x 72 से विभाज्य है तो 5x - 4y का मान क्या है? ये प्रश्न आपका बहुत सारे एग्जाम में अब की बार पूछा गया है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और जो भी एसएससी के अभी पिछली 2019 में एग्जाम हुए थे उनमें कई बार आया है, रिपीटेशन हो गई, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। 10 अंकों की संख्या, तो इसमें आपका डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। तो 72 है, 72 के 2 फैक्टर होते हैं। 72 के 2 फैक्टर क्या होते हैं तुम्हारे? 8 और 9, 8 और 9, ठीक है। लेकिन 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो संख्या है, जो संख्या आपकी 5, 4, 3, 2, y 1749 x, 5 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है आपका वो होता है कि संख्या के आखिरी 3 अंक, जो अंतिम के 3 अंक हैं, वो आपके 8 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। तो 49 x, अब 49, 8 की टेबल पढ़िए, 8 छेंगे 48, 1 बचा। लेकिन अब तुम देखिए x की जगह कितना आना चाहिए? x की जगह 6 आना चाहिए, और तो कहीं 6 ही आएगा तभी 8 से विभाजित होगा। तो x बराबर कितना हो गया? 6। और 9 का डिविजिबिलिटी, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 8 का भाग नियम। जब मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा तब आपको इसे डिटेल में बताऊंगा। अंत के 3 अंक 8 से भागित, ठीक है, होने चाहिए। अब देखिए 9,
9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाजित होने के लिए 5 और 4 9, ये आपस में कट गए। 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये आपस में कट गए। 7 और 1 8, 8 और 6, x बराबर 6 आया, यहाँ 6 लिख लीजिए। 8 और 6 14, 14 और 9 23, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 और 9 23, 23। अब कितना आना चाहिए? 24 25 26 27, तभी तो डिविजिबल होगा। तो y बराबर कितना आएगा तुम्हारा? 4। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप। 6 पहिए 30 माइनस 4 चौके 16, कितना आया निकल के? 14। इस समीकरण में वैल्यू रखी जो न समझ पाया हूँ। 5x माइनस 4y बराबर 5 गुणित x का मान 6 निकाला आपने, माइनस 4 गुणित और तुम्हारा y का मान 4, यहाँ से आपका ये 14 है। ठीक है, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब इसे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल 5वां नंबर। 5वां नंबर ये है आपका। ये संख्या दी है आपको 6 4 3 5 4 2 की पावर 7 3 5 2 1 का इकाई अंक बताइए। यूनिट डिजिट, इसे इंग्लिश में यूनिट डिजिट पढ़ते हैं। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 4 3 5 4 2, सबसे पहले आपने संख्या लिख ली, उसके बाद 7 3 5 2 1। ठीक है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें इसमें जो पावर है इसमें 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग क्यों देते हैं? बहुत से लोग ये सोचते होंगे 4 से ही भाग क्यों दिया। 4 से भाग इसलिए देते हैं कि जो आपकी पावर की रिपीटेशन होती है, जैसे मान लीजिए आपको 2 का 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 1 2 होता, 4 होता, 8 होता है, 16 होता है, फिर 32 होता है। तो अब यहाँ पे आप 2 पे पावर 6 करेंगे 64 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आपकी जब 4 के बाद जो पावर है वो आपकी रिपीट होने लगती है। इकाई अंक निकालते हैं तो हमें यूनिट डिजिट से ही तो मतलब है, आज उस संख्या से तो कोई मतलब नहीं है। तो इकाई अंक आप निकालोगे तो ये देखिए आपकी रिपीट होने लगी कि नहीं। तो इस कारण से हम हमेशा साइक्लिसिटी, जो रिपीटेशन होता है वो 4 पावर के बाद रिपीटेशन होने लगता है। इस कारण से हम 4 से भाग दे करके ही ये मान हैं जो वो मान निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो 4 से भाग देने के बाद अब यहाँ से आपको इस संख्या से तो कोई मतलब नहीं, आपको क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालना है तो इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें 2 पे पावर 7 3 5 2 1 इससे मतलब होना चाहिए बस। ठीक है, तो इसमें 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 एकन 4, 3 बची, 4 अट्ठे 32, 1 बची, 4 तिये 12, 13 14 15, 3 बची, 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा चला गया। लेकिन शेष कितना बचा? हमें हमेशा शेष से मतलब होता है, शेष से मतलब होता है। ठीक है, शेष से एक शेष बचा आपका। ठीक है, एक शेष बचा। यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं, जब मैं वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंक लास्ट की 2 संख्याओं में भाग दे करके हम देखते हैं। ठीक है, तो एक शेष यहाँ से बचा। तो 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 का हमेशा कितना मान होता है? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, उम्मीद है आपको समझाने में सफल हुआ होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी कॉलेज में छात्रों और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो वयस्क नहीं है? ठीक है, वयस्क नहीं के बारे में पूछा है। अब यहाँ पे देखिए इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा। ठीक है,
किसी कॉलेज में छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:2। ठीक है, 3:2 है। अब इसमें से यदि 20% छात्र, 20% का मतलब होता है 3 का 20%, मतलब कितना हो गया? 3 का 20/100। ठीक है, तो यहाँ से ये काट लेंगे आप, कितना आएगा? 3×6.6। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे देखिए, 2 का 25%, 2 का 25%, 0.5। ठीक है, 0.6 और 0.5 ये आपके वयस्क हैं। तो आप इनको 0.6 और 0.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.1। ठीक है, 1.1 आपका निकल के आएगा। अब आगे क्या दिया है? उन विद्यार्थियों की प्रस्तुत क्या है जो वयस्क नहीं है। टोटल छात्र हमारे कितने हैं? टोटल छात्र कितने? 5। 3 और 2 5। अब 1.1 उसमें से वयस्क हैं, 1.1 वयस्क हैं, कितने में से? 5 में से। गुणा कर दीजिए 100 का परसेंटेज के लिए, ये कट गया आपका 20 बार और ये 22। जब 22% हैं, कितने परसेंट नहीं है? 100 में से घटा दी, 100 - 22 बराबर कितने परसेंट नहीं है? 78%। ये तो आपका हो गया एक और तरीके से। अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से भी कराता हूँ। ये देखिए, 3:2। यदि 20% छात्र वयस्क हैं तो कितने परसेंट नहीं है? 80%। 3 का 80/100 और यहाँ पर 2 का 25% है तो कितने परसेंट नहीं है? 75/100। ठीक है, इसे देख लीजिए आप। यहाँ से आपने कहा 8 × 24, 2 से 40/100, ये 25 × 75, 25 × 100, 2 से 2 बार, यहाँ से आपने काट लिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1.5 यहाँ से निकल के आया। और इसी तरीके से यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, 2.4 और 1.5 ये आपके हैं। जब इनको आपने जोड़ा, दोनों को प्लस किया, 5 और 4 9, 2 1 3, 3.9, 3.9 बट्टे आपके टोटल कितने छात्र हैं? 5 × 100 बराबर, गुणा कर दिए, 20 बार कट गया, ये 39 दूनी 78%। तो आप दोनों तरीकों से इस सवाल को निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इसे समझाने में सफल होऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति के पास एक फ्रिज और एक कूलर को 1,50,000 रुपए में खरीदता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक फ्रिज और एक कूलर को 1,050 रुपए में खरीदता है। थोड़ा दिक्कत है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा साहब। हाँ, देखिए अब आगे। उसने फ्रिज को 12% के लाभ पर और कूलर को 17% के लाभ पर बेचा, तो उसे कुल मिलाकर 2,000 रुपये का लाभ हुआ। तो उसने फ्रिज कितने रुपए में खरीदा था? ये भी आपका सवाल मैं दो तरीके से कराऊंगा, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखते हैं कैसे। टोटल कीमत कितनी दी है? रुपए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब उसने फ्रिज को कितने 12% के लाभ पर, तो एक यूं करके आपने 2 एरो बना लो। ठीक है, यूं करके 2 एरो बना लिया आपने। एक तरफ आपने लिख लिया फ्रिज, एक तरफ लिख लिया कूलर। ठीक है, अब फ्रिज उसने 12% के लाभ पर, 12% के प्रॉफिट पर खरीदा। ठीक है, और कूलर है वो 17% के प्रॉफिट पर।
तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? तो उसे 2000 रुपये का लाभ होता। ये आपका प्रश्न है, ज्यों का त्यों मैंने उतार लिया। अब मैंने मान लिया कि मैंने 12% के प्रॉफिट पर फ्री खरीदा और 12% पे ही कूलर, तो 12% के उस पर खरीदा ये, 12 पर ही खरीदा ये, ठीक है। दोनों को मैंने 12 पर मान लिया। तो मैंने यहाँ से निकाला 1 5 1 2 3 4 गुणा 1 से 12 बट्टे 100, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? गुणा कर लीजिए आप लोग, 0 0 1 से 50 गुणित 1 से 12, 0 5 9 10 की 0 से लगी 2 2 1 3 गुणा 1500 का 12%। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो यहाँ पे कट गई, 1 जीरो यहाँ आ जाएगी, 0 0 12 5 60 की 0 वहाँ से लगी 6, 12 1 12 और 6 18, ठीक है। ये आपका आ गया 1800 रुपये आ गया, ठीक है। अब 2000 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी, लेकिन जब आपने 12% पे बेची तो ये 1800 में बिकी, ठीक है। कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है? यहाँ से आपको प्रॉफिट हुआ 200। लेकिन ये 200 का प्रॉफिट आपको हुआ है, 200 का प्रॉफिट कब हुआ है? जब आपने यहाँ से 5% का 5% पे 200 का प्रॉफिट, ठीक है। 12 को आपने वो लिया है तब आपको हुआ है। तो 5% की वैल्यू कितनी निकल करके आई? 5% की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके साथ? 5% की वैल्यू निकल के आई 200, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो यहाँ पे ज़्यादा आ गया है शायद, इस कारण से थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसे आप कम कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि 2x प्लस 1/5x बराबर 12 हो तो 2x प्लस 1/5x बराबर 12 हो तो 5x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर का मान बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा ये। इसको आप लोग होमवर्क है, इसे आप लोग घर से करके लाएं, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूँ थोड़ा। और ये वाला सवाल, इस सवाल को भी आपको घर से करके लाना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। कल मैं इन दोनों प्रश्नों को करवाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आगे आपको मैं वीडियो देता रहूँगा इसी तरीके से। उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।